नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन के टॉपिक है रहन और फ़क्र रहन, यानी कि मॉर्गेज और रिडेम्पशन। ये बहुत ही अहम टॉपिक है और आम तौर पर हमारे ज़री मालकान को इस सिलसिले में वास्ता पड़ता है। जब भी कोई रकबा रहन दिया जाता है, यानी कि मॉर्गेज किया जाता है, तो उसके बाकायदा जमाबंदी में उसको दर्ज किया जाता है। उसकी मियाद भी दर्ज होती है, या अगर मियाद ना दर्ज हो तो और बात है। लेकिन अब अगर यानी कि ज़रूरी है कि रहन में एक रहनामा वो तैयार होता है, उसमें दोनों पार्टियों के रहन देने वाला यानी कि मॉर्गेजर और रहन लेने वाला यानी कि मॉर्गेजी, उसके नाम होते हैं। वो रकबा जो रहन पे दिया जा रहा है उसकी तफसीलात होती हैं, खसरात, खेवेट, खतौनियाँ, उसके मेजरमेंट, कहाँ वाक़े है, वगैरह वगैरह, और उसको बाकायदा दर्ज किया जाता है। अब ये तो एक रहन प्रॉपर्टी रखने का एक तरीका है, बड़ा सादा सा है। लेकिन डिस्प्यूट आम तौर पर पैदा होते हैं फ़क्र रहन पर, यानी कि मॉर्गेज की जब रिडेम्पशन करनी हो तो उस वक्त डिस्प्यूट पैदा होते हैं मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के दरमियान। और मॉर्गेजर को ये राइट है कि या तो अगर वो उसका, अब ये ज़रूरी है कि अगर रकबा 50 एकड़ से कम है या ज़रे रहन 5000 है, तो मॉर्गेजर पिटीशन दायर करेगा कलेक्टर के पास, और कलेक्टर ये इत्मीनान करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी की अमाउंट, जो मॉर्गेज अमाउंट है, वो अदा हो चुकी है, या मॉर्गेजर वो अदा करने को तैयार है। तो वो फ़ौरन ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, अब ये ज़हन में रखें कि मॉर्गेज दो किस्म की है। नंबर 1 सिंपल मॉर्गेज, यानी कि उसमें जायदाद का कब्ज़ा मॉर्गेजर के पास ही रहता है। लेकिन एक होती है रहन बिल कब्ज़ा, तो वो कब्ज़ा मॉर्गेजी के पास होता है। तो मॉर्गेजर न सिर्फ पिटीशन दायर करता है मॉर्गेज को रिडेम्पशन की, कि वो फ़क्र रहन हो जाए, फ़क्र रहन का ऑर्डर करें,
और साथ ही वो कब्ज़े की भी इस्तदा करते हैं। तो अगर 50 एकड़ से कम रकबा है तो कलेक्टर के पास मॉर्गेजर पिटीशन दायर करेगा और वो इत्मीनान करने के बाद वो ऑर्डर कर देते हैं। हाँ, अगर वो समझते हैं कि मॉर्गेजर के पिटीशन के बाद मॉर्गेजी को भी सुनना ज़रूरी है, तो वो फिर उनको बुला लेते हैं, नोटिस करते हैं और उनके सुनने के बाद वो ऑर्डर करते हैं। अब ये ध्यान में रहे कि ये लॉ सूबाई लॉ है, यानी कि फ़ख्र रैन, और ये मैं आपको एक्ट भी रेफ़र कर देता हूँ। ये वेस्ट पाकिस्तान रिडेम्पशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1964, इसके तहत ये सारा प्रोसेस होता है। तो अब इसमें यानी कि एक तो चैप्टर है कि रिडेम्पशन को का ऑर्डर हो, और नंबर 2 पोजेशन का ऑर्डर हो, और पोजेशन का ऑर्डर यकीनन दूसरी पार्टी को सुने बगैर नहीं हो सकता। हाँ, अगर 50 एकड़ से ज़्यादा है प्रॉपर्टी जायदाद, तो फिर सिविल कोर्ट में दावा होगा। तो इंशाल्लाह अगली जो आने वाली मेरी इसी टॉपिक पर जो वीडियोस होंगी, मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटीज़, हाई कोर्ट के अथॉरिटीज़ कोट करूँगा कि किन हालात में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसले किए, हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसले किए, ताकि आपको वो आपके समझ में आएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि अगर हकूक़ इंजर्ड हो रहे हों किसी भी पार्टी के, तो फिर वो सेक्शन 7 के तहत इस वेस्ट पाकिस्तान रिडेम्पशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1964 के तहत, सेक्शन 7 के तहत सिविल कोर्ट में वो दावा दायर कर सकते हैं। और यकीनन पोजेशन, हाँ, ये कलेक्टर साहब इत्मीनान करते हैं कि रकम या तो पे हो चुकी है या वो पेमेंट कलेक्टर के पास जमा हो चुकी है, तो कलेक्टर साहब फिर अपना ऑर्डर पास कर देते हैं। अलबत्ता इस कलेक्टर साहब के ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई भी पार्टी अपील कर सकती है कमिश्नर साहब के पास, और कमिश्नर साहब के ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई पार्टी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकती है। और यकीनन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, और उस प्रोविंस का, उसके पास, और उसके बाद आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट केसेस जाते हैं। और ये ध्यान में रखें, जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि चूँकि ये सूबाई लॉ है, लिहाजा कुछ अल्फाज यानी कि बजाय कलेक्टर के, जैसे सिंध है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम आएगा। तो इस तरह थोड़ा सा कुछ अल्फाज में, कुछ ऑफिसर के उसमें कुछ फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ लॉ पूरे पाकिस्तान के लिए
एक जैसा है, प्रोसीजर एक जैसा है, प्रोसेस एक जैसा है। तो उम्मीद है आपको ये बुनियादी मालूमात रिगार्डिंग टू मॉर्गेज एंड रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स आपके लिए मुफीद होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ऑल का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके सवालात के ज़रिए महसूस होता रहता है कि आप भरपूर इन लेक्चर से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मुझे खुशी है, और अगर कोई तशनीकी रह जाए तो जैसे मैं बयान करता रहता हूँ कि आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करते रहते हैं, आप रब्ता करें, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए अवेलेबल हूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।